हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नए वीडियो में फिर से अणसंख्य गुणधर्म जो दूसरा है यानी कि वास्तव उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, हम लोग जो है इस लेसन के अंदर जो है कौन सी चीज पढ़ रहे थे? अणसंख्य गुणधर्म या अणसंख्य गुण कह लो सीधे सीधे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उसमें जो है बात अभी हमने किसकी की थी? बोलो, परासरण दाब की। इस परासरण दाब की थ्योरी और जो न्यूमेरिकल 3-4 टाइप के जो बनते हैं वो करवा चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद हमको दूसरा अणुसंख्य जो गुणधर्म पढ़ना है उसका नाम है वाष्प दाब। वाष्प दाब कहने का मतलब वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद हमें पढ़ना होगा क्वथनांक उन्नयन। ये चीज समझ में आई तो ये वाली भी चीज समझ में आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वाष्प दाब है उसका रिलेशन क्वथनांक के साथ होता है। ठीक है, वो कैसे होता है अभी हम समझ रहे हैं। तो आज हम जो है वाष्प दाब को समझेंगे। वाष्प दाब का जो है विलयन के ऊपर जो है ये कैसे चेंज हो जाता है, फिर इसके बाद जो है देखते हैं कि अगला एक नियम, राउल्ट का नियम हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो हेडिंग बना लो वाष्प दाब। ठीक, हेडिंग बना लो वाष्प दाब। देखो, समझते हैं वाष्प दाब क्या है। देखो, वाष्प दाब यानी कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा दाब जो वाष्प के द्वारा डाला जा रहा हो। वाष्प दाब का मतलब ऐसा दाब जो वाष्प के द्वारा डाला जा रहा हो। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा चित्र हम बना रहे हैं। देखो, इस तरह से एक बर्तन बनाओ। इस बर्तन के अंदर हमने जो है क्या ले लिया है? विलायक। इस बर्तन के अंदर हमने कोई विलायक ले लिया है। मान लेते हैं यहाँ पर हमने जो है जो विलायक लिया है, ठीक, उस विलायक को जो है H2O मान लें। एक बर्तन लिया और बर्तन में हमने क्या भर लिया है? पानी। ठीक है, अब इसके बाद जो है जब इसको गर्म करोगे तो इसमें धीरे धीरे वाष्प बनेगी। भाई, ये जो है द्रव के अणु जो होंगे, कहने का मतलब जैसे गर्म करोगे तो जो H2O द्रव के रूप में है वो धीरे धीरे किसमें बदलने लगेगा? गैस के रूप में। गैस कर लो चाहे कह लो वाष्प के रूप में। गैस अवस्था होगी जो, ठीक है, वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। मतलब जैसे जैसे इसको गर्म करोगे धीरे धीरे जो इसके अणु हैं, ठीक है, वो किसमें बदलने लगेंगे? वाष्प में। तो इसको समझने के लिए इस बर्तन के ऊपर अगर एक मान लो ऐसे ढक्कन लगा दें और ये पकड़ने वाला ढक्कन को जो है लगा दिया जाए, तो अब होगा क्या? जो है जब गर्म किया जाएगा तो ये वाष्प यहाँ आकर के जो है इस दीवार से टकराएगी और टकराने के बाद फिर से ठंडी होके वापस इसी विलयन में आ जाएगी। कहने का मतलब अब यहाँ पे जब गर्म किया और गर्म करने के बाद ताप को हमने निश्चित कर दिया। ठीक है, गर्म करने के बाद हमने ताप को निश्चित कर दिया। मतलब जल के संदर्भ में देखें अगर तो ताप को हमने कितना कर दिया? लगभग क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब किया तो होगा क्या? यहाँ पे जो जल है वो वाष्प बनेगा और ये जो वाष्प बनेगी वो यहाँ से ठंडी होके वापस किसमें आ जाएगी? जल में। कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्थिर ताप पर या किसी ताप पर जब किसी विलायक को जो है देखा जाएगा तो उसके अंदर दो काम हो रहे होंगे। जो द्रव है वो वाष्प बन रही होगी और जो वाष्प बनी वो वापस द्रव बन रही होगी। तो यहाँ पर जो है दो काम भी हो रहे होंगे। एक द्रव से वाष्प बनने की क्रिया को जो है हम लोग वाष्पन बोल देते हैं, वाष्पन हो रहा होगा। एक वाष्प से द्रव बनने की क्रिया को हम लोग द्रवण बोलते हैं, तो द्रवण हो जाएगा जो है। ठीक है, वाष्पन मतलब वेपोराइजेशन और इसको बोलेंगे लिक्विफिकेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन और लिक्विफिकेशन। कहने का मतलब यहाँ पे जब हमने किसी विलायक को समझा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब इसको गर्म किया जाएगा और किसी ताप पर बात करेंगे तो इसके अंदर दो काम हो रहे होंगे। ये जो है यहाँ पे हमने अभिक्रिया से समझा दिया। तो ऐसी कंडीशन या ऐसी अवस्था जब
जितना द्रव वाष्प में बदले और उतना ही वाष्प द्रव में बदल जाए तो इस कंडीशन का नाम होता है साम्य, या कह लो साम्य अवस्था। संधि का दो तो बन जाएगा साम्यावस्था। तो यही चीज जो है अभी काम आएगी जब हम इसकी परिभाषा लिखने आएंगे जो है, ठीक। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी ताप पर या किसी निश्चित ताप पर साम्यावस्था में किसी विलायक के अणुओं द्वारा लगाया गया जो दाब होगा वाष्प के द्वारा, उसी को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं, ठीक। इस चीज को समझ के इसकी परिभाषा लिखो। देखो ये वाष्प दाब की तुम्हारे सामने परिभाषा लिख के आ गई जो है, किसी स्थिर ताप पर, स्थिर ताप जैसे हमने जल की बात की तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान रहे हैं, द्रव यहाँ पे हमने जल ही लिया है, उसकी वाष्प और उसकी द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे 2 पॉइंट समझने हैं। समझना क्या है, कह रहे हैं कि किसी स्थिर ताप पर द्रव का जो वाष्प दाब होगा, भाई स्थिर ताप पर किसी द्रव का, मतलब एक स्पेशल द्रव की बात हो रही, स्थिर ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब स्थिर व निश्चित होता है, ठीक है। समझने के लिए जैसे हमने अभी वाटर का एग्जांपल लिया है, तो अगर जल की बात करें तो स्थिर ताप अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो कहने का मतलब इसका ये है कि इस स्थिर ताप पर इस द्रव का जो वाष्प दाब होगा कोई ना कोई अपना स्पेशल होता होगा, जो लगभग कितना 1 वायुमंडल के बराबर होता है। वही बता रहे हैं स्थिर और निश्चित होता है। जैसे जल के लिए बताया जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो वाष्प दाब होता है 1 वायुमंडल होता है, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये है। तो एक ये पॉइंट क्लियर हुआ, और दूसरा ये पॉइंट बता रहे हैं कि दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि ताप बढ़ाने के साथ अगर ताप बढ़ाओगे तो जो वाष्प दाब है, ठीक है, जो वाष्प दाब है वो भी बढ़ेगा। ये 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी स्पेशल द्रव का या किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो अपना फिक्स होता है, और जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उस द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ये कैसे समझो, जैसे ये हमने अभी विलयन लिया कौन सा H2O, तो कह रहे हैं कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा जाए तो अगर इसका वाष्प दाब मान लो चाहे जो है कितना 1 वायुमंडल होता है, तो अगर इसी द्रव का हम ताप बढ़ा के करते हैं 101 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो हमने ताप बढ़ा दिया 100 से 101 कर दिया, 110 कर दो, जो मानना हो मान सकते हो। तो अब जो इसका दाब होगा वो 1 वायुमंडल दाब से बढ़ गया होगा, कुछ ना कुछ, ठीक। मानने के लिए मान सकते हैं, अगर ये 100 ये 1 तो इसको अगर 101 माना तो 1.1 वायुमंडल दाब हो गया, ये मान रहे हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा रेशियो हो जाए। इसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट समझना है तुमको, और समझना क्या है, समझना यह है कि जो वाष्प दाब के साथ में जो अभी हमने बताया था कि क्वथनांक को भी समझा जा सकता है, ठीक है। क्वथनांक जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, तो इसकी परिभाषा इसी वाष्प दाब से लिखी जाती है। यहीं पे लिख लेंगे क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्वथनांक कम नहीं होगा, तो समझ में आ जाए यहीं पे। जिससे देखो वाष्प दाब की बात समझ में आ गई होगी। क्या बताया हमने, वाष्प दाब किसी परिभाषा भी लिखी गई थी, किसी निश्चित ताप पर जो है किसी द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में द्रव वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाएगा, ठीक है। तो वही अब क्वथनांक यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस क्वथनांक की अगर बात करें तो कह रहे हैं कि जिस ताप पर, अब किसकी बात हो रही, जिस ताप पर, जैसे हमने जल को माना और कितना गर्म किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्वथनांक बताता है कि जिस ताप पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग जो है उस ताप को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। समझो क्या बताया जा रहे हैं हम।
इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे क्वथनांक की। ठीक, क्वथनांक की परिभाषा या क्वथनांक क्या बता रहा है, कह रहे हैं कि अगर हमने जल की बात की, ध्यान से समझना, अगर हमने जल की बात की और इसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्म किया तो उसी कंडीशन में यहाँ पे ये वाली जो है थ्योरी काम कर रही थी। कौन सी थ्योरी? द्रव और वाष्प वाली के बीच में कौन सी अवस्था आ गई थी? साम्य अवस्था। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे जो ये है, अब ये कंडीशन कब आई होगी? ये तभी आएगी जब यहाँ से जो वाष्प बनी उसका दाब यहाँ से ऊपर से लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ होगा, तभी तो ये साम्य की अवस्था ही होती है। तो जब ये साम्य अवस्था आ जाए जिस ताप पर, वही ताप हमारा कहलाता है क्वथनांक। सीधे सीधे कहें तो किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव, चलो इसको लिख देंगे। देखो ध्यान समझो, क्वथनांक को हमने लिख दिया कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे उदाहरण से एक बात समझ लो, जैसे हमने जल की बात की, वाटर की अगर बात की, तो वाटर का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबको याद होता है। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि जल की अगर बात करें, इसका मतलब दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका मतलब क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो वाष्प दाब होगा, जल का जो वाष्प दाब होगा वो बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय या वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब, वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है, जो लगभग 1 वायुमंडलीय दाब होता है, इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि जो है जल का वाष्प दाब जो है 1 वायुमंडलीय हो जाए। ठीक, ये बात समझ में आ गई? तो ठीक है, अब यहाँ पे जो है अभी तक इस पार्ट में हमने ये देखा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी? वाष्प दाब, वो क्या होता है। उसके बाद उसी से रिलेटेड परिभाषा आ गई क्वथनांक की। तो अब क्वथनांक की परिभाषा में आगे नहीं बतानी पड़ेगी जो। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा कि जो है वाष्प दाब में परिवर्तन कैसे होगा। भाई वाष्प दाब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वाष्प दाब में जैसे जैसे हम विलेय के अणुओं की संख्या को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा होगा, वो जो है समझो क्या है। ठीक, इसको नोट कर लो। देखो अब हम बताने क्या जा रहे हैं कि एक विलायक और एक विलयन लिया, एक विलायक और एक विलयन। तो अब इन दोनों में मतलब चेंज क्या होगा वो समझना है हमको। ठीक है, एक विलायक और एक विलयन। तो अगर हम विलायक की बात करें, ध्यान समझना जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन सुन लो, ये पूछेगा तुमसे क्या क्वेश्चन तुमसे जो है पूछा जाता है कि क्या कारण है कि, ये जो हम थ्योरी बताने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन पहले सुनो क्या है, क्योंकि ये जो है चीज समझ में नहीं आती। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि क्या कारण है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की तुलना में अधिक होता है, या उल्टा सुनो, क्या कारण है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है, यानी इसका वाष्प दाब कम क्यों होता है, ये पूछेगा तुमसे। ठीक, तो ध्यान से समझो हम बताने क्या जा रहे हैं। अगर कोई एक शुद्ध विलायक लें, केवल पानी ले लें, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये सब मान के चल रहे हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसकी वाष्प है वो कितनी बनेगी? 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर। इसको भी समझने के लिए यहाँ पर ऐसे ढक्कन लगा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो इसमें ये सारे अणु किसके हैं? पानी के। उन्हीं पानी के अणुओं को हमने ऊपरी लेयर पे थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। तो ये सारे अणु कौन से होंगे बताओ? सारे अणु H2O के हैं। तो जैसे गर्म करोगे, मतलब समझ लो यहाँ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड चला, यानी समझ लो 100 ऊर्जा चली, तो यहाँ से जो है ऐसे समझो कि जितने पार्टिकल हैं H2O के, एक एक ऊर्जा लेके मान लिया हमने जो है ये कितने वाष्प बना लेंगे, धीरे धीरे जो है करके 100 वाष्प या 1 वायुमंडल बना लेंगे। ठीक है, कितनी वाष्प बना लेंगे? 100 वाष्प। ये मान रहे हैं 100 संख्या जो, ठीक है, जो लगभग जो है कितने की होती है? 1 वायुमंडल की होगी है। ठीक, तो इससे समझना नहीं, केवल हमको ऐसे याद करना है।
कि जब हमने केवल पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो इसने वाष्प कितनी बनाई 100। लेकिन जब अब इसी विलायक में मिला दिया गया हो क्या विलेय, तो जहां पे ये सारे अणु विलायक के थे, अब इसमें बीच बीच में कौन से अणु आ गए होंगे, बोलो विलायक। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो हम उष्मा देंगे या जब इसको गर्म करेंगे तो जो ताप दिया जाएगा, ठीक, जो ताप दिया जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही मान लो, ठीक, तो अब 100 ऊर्जा यहाँ से चलेगी तो यहाँ पे बंटवारा होगा। भाई यहाँ पे 100 ऊर्जा चली, सभी लोग एक जैसे थे, कैसे थे, जो ऊर्जा को लेके वाष्प बना सकते थे, तो 100 वाष्प बन गई। लेकिन यहाँ से जैसे वाष्प चली तो यहाँ पे बंटवारा करने वाले लोग आ गए। भाई एक अणु कौन सा है H2O और बीच बीच में इसी के कौन से अणु है विलेय के, यानी सोलूट के अणु। मान लेते हैं भाई विलेन के अंदर सोलूट कितना है 10 पार्टिकल मान लेते हैं, तो संख्या मान ही रहे तो यहाँ भी 10 मान ले। तो कहने का मतलब जो 100 उष्मा गई थी उसमें से 10 अगर इसके अंदर विलेय हैं तो 10 हिस्से को कौन ले लेगा, विलेय ले लेंगे। और अब यहाँ पे जो उष्मा बनी या जो वाष्प बनी वो कुछ कम हो गई, कितनी कम होगी, अगर इसको 10 मान रहे तो कम कितनी हो गई 90 वाष्प बनेगी। ये बात क्लियर है। यानी एक चीज याद रखना, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे वाष्प कम बनेगी क्योंकि कुछ उष्मा को विलेय के अणु अवशोषित कर लेते हैं। तुमसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि विलयन का वाष्प दाब, अब समझने के लिए ऐसे समझ लो, इसका जो वाष्प दाब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको मान लेते हैं कितना है P0, और इसका वाष्प दाब कितना मान लेते हैं P, और इसके अंदर विलेय बोला गया, विलेय का सिंबल क्या है S, तो PS है। तो कह रहे हैं कि जो P0 है वो ग्रेटर देन है किससे, PS से। ये बात तुमसे सवाल में पूछेंगे तो तुमको ये बताना है कि ये कमी क्यों हुई, तो बताओगे जो हमने ताप दिया उसका कुछ हिस्सा विलेय के अणु अवशोषित कर लेते हैं। कंडीशन यहाँ पे यह है कि जो विलेय होगा वो कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील, यानी जिसको गर्म करने पर वो वाष्प में ना बदले, ऐसा विलेय होना चाहिए। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर करो कि जो है शुद्ध विलायक की तुलना में जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि जो दी गई उष्मा है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा विलेय के पार्टिकल जो है अवशोषित कर लेते हैं, या कह लो कि कुछ अणुओं को विलेय के अणु वाष्प बनने से रोक लेते हैं। ठीक, इस चीज को ऐसे बना लो जो है। और अब यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछें कि इन दोनों विलयन में, यानी विलयन के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब में अंतर बताओ कितना है। भाई ये तो हम जान गए ये बड़ा और ये कम। अगर हम कहें इसका वाष्प दाब यदि P0 मान लिया 100 और इसका मान हमने कितना है PS, तो हम पूछे अंतर बताओ, तो सीधा सीधा कह दोगे 100 माइनस 90 यानी 10 हो जाएगा। तो इसी चीज को फार्मूले के रूप में लिख दें, तो हम कहें कि जो है विलायक और विलयन, अगर कहा जाए विलायक और विलयन के वाष्प दाब में अंतर कह लो या कमी कितनी हुई होगी, तो लिखोगे विलायक का वाष्प दाब जिसको क्या मानना है P0 माइनस विलयन का वाष्प दाब जिसको क्या मानना है PS, तो हो जाएगा हमारा P0 माइनस PS। ठीक, तो अगर कहा जाए विलायक और विलयन के वाष्प दाब में अंतर या कमी बताओ, ठीक, या कमी के लिए एक शब्द लिखा जाता है अवनमन बताओ। अवनमन, अवनमन का भी मतलब होता है कमी, अवनमन का भी मतलब क्या होता है कमी। तो अगर हम अवनमन पूछेंगे तो सीधे सीधे अंतर बताओगे। तो अगर पूछ लें वाष्प दाब विलायक और विलयन के वाष्प दाब में केवल अवनमन पूछे इतना, और अगर पूछे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये पूरा ऐसे सेंटेंस रहेगा, ऊपर लिख रहे हैं ये विलायक और विलयन के वाष्प दाब में कहा जाए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बताओ कितना होगा। तो ये जो अवनमन है, अवनमन मतलब कमी कितनी P0 माइनस PS अपान में जो हमारा विलायक का जो है वाष्प दाब था उससे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा आपेक्षिक अवनमन। तो जब तुमसे अभी पूछेंगे हम
कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बताओ, तो तुरंत क्या फार्मूला बताओगे, P0 माइनस PS अपान P0। P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और अपान P0 ये भी क्या है, विलायक का वाष्प दाब। बात क्लियर हुई? तो इतना नोट करो और अगली हेडिंग बनाओ। तो देखो हेडिंग बना लो, राउल्ट का नियम। कौन सा नियम, राउल्ट का नियम। देखो अभी इसके पहले हमने पढ़ा क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन कहने का मतलब वाष्प दाब हमने पढ़ा है। तो सीधी सी बात ये निकल के आ रही कि राउल्ट का नियम किससे संबंधित है, वाष्प दाब से। पूरी बात बताएं तो वाष्प दाब के अवनमन से। तो पहली लाइन यही तुमको लिखना है कि यह नियम किससे संबंधित है, तो लिखोगे यह नियम वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है। इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये नियम जो है एफएम राउल्ट करके एक वैज्ञानिक हैं, एफएम राउल्ट, और 1887 में इन्होंने जो है नियम बनाया था। और इसमें इन्होंने बताया क्या है, किससे संबंधित या क्या बताया है, तो इन्होंने कहा कि वाष्प दाब में जो अवनमन होगा वो कैसे होगा या कितना होगा। भाई ये बता रहे हैं कि ये हमने एक विलयन लिया, ये हमने विलायक पहले लिया, और विलायक में हमने फिर कोई विलेय घोला, ठीक, इसके अंदर हमने क्या घोला, विलेय। ध्यान समझते जाना, विलेय कौन सा है, अवाष्पशील, यानी जिसको गर्म करने पर वो वाष्पित ना हो। तो यहाँ पे क्या बन गया होगा, विलयन। तो विलयन बना होगा, इसका वाष्प दाब P0 माना, तो इसका वाष्प दाब हमने PS माना। भाई इसके अंदर जो कोई विलेय घोला गया होगा उसकी कोई ना कोई मात्रा रही होगी, कोई ना कोई इसका अणुभार रहा होगा। तो सीधे सीधे कहें तो विलेय के कुछ यहाँ पे मोल घोले गए होंगे, ऐसे समझो। तो कुछ विलेय के मोल घोले गए होंगे। अभी हमने पढ़ा था कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो कितना होगा, P0 माइनस PS अपान P0। तो राउल्ट बस यही बता रहे हैं कि किसी विलायक में जब अवाष्पशील विलेय के कुछ मोल घोले जाते हैं या अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, उन दोनों में जो आपेक्षिक अवनमन होगा, वाष्प दाब में जो कमी होगी यानी उसका जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो बराबर होगा, यहाँ पे हमने जो विलेय घोला है इसके मोल प्रभाज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, मोल प्रभाज। हालांकि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से पढ़ा हुआ है। तो पहले नंबर पे राउल्ट का वाष्प दाब का जो है, वाष्प दाब को लिख लो जो है, और उसके बाद फिर जो है इसको हम फार्मूले से समझा रहे हैं, ठीक। तो लिखो राउल्ट के वाष्प दाब को जो है, राउल्ट के नियम को लिखो जो है, देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में घुले अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। इसको उतार लो पहले जो है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन के अंदर जो घोला गया है अवाष्पशील विलेय उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाष्प दाब का लिखते जाना, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा, अवनमन मतलब कमी, ठीक है, किसके, जो भी विलेय वहां पे उपस्थित रहा होगा उसके मोल प्रभाज के बराबर रहा होगा, विलेय के मोल प्रभाज के। ये हमारा बन गया फार्मूला, ठीक।
फार्मूला क्या जो है इसी चीज को हमने जो है इस तरह से लिख दिया, बराबर होता है। अब यहाँ पे एक नई चीज जो है क्या मिल रही हमको, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तो पता ही है। अब क्या मिल रहा है आपको, विलेय का मोल प्रभाज। तो ये चीज बहुत पहले बता चुके हैं। अगर कोई विलयन हो और इस विलयन के अंदर विलायक के मोल कितने माने गए थे, कैपिटल एन, और इसके अंदर जो विलेय बोला गया हो उसके मोल कितने माने गए हो, स्मॉल एन। ठीक है, तो यदि हमें इस विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, यानी विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो, तो इसके लिए फार्मूला बताया था विलेय के मोल अपान विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ये फार्मूला होता था। भाई विलेय के मोल की जगह पर अगर हम सिंबल लिखना चाहें तो विलेय के मोल को अगर हम स्मॉल एन माने और विलायक के मोल को कैपिटल एन माने, विलायक मतलब जिसमें घोला गया, ठीक, तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसके मोल की बात करें, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं आती, लेकिन अगर समझना चाहो तो अगर कहा जाए कि विलायक का मोल प्रभाज बताओ, विलायक का मोल प्रभाज बताओ, तो विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा जो यहाँ लिखा हो उसके मोल ऊपर, विलायक के मोल को हमको क्या माना, कैपिटल एन अपान कुल मोल नीचे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो हमारा मतलब इससे, तो इस फार्मूले पे अगर आए तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अभी हमने पीछे पढ़ा था, P0 माइनस PS अपान P0। ये है क्या, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब, ये भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, बराबर है किसके, विलेय के मोल प्रभाज के। और विलेय के मोल प्रभाज की जगह कौन सा सिंबल लिख सकते हैं, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये फार्मूला हमारा बन गया। ठीक, इसको नोट करो, फिर इसके आगे की बात बता रहे हैं। ठीक, नोट करो जल्दी से। तो हमने क्या समझा, राउल्ट के नियम का अगर फार्मूला देखा जाए तो क्या बन के आ गया, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N। ये क्या है, विलेय के मोल, ये क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब अगर इनमें सिंबल सारे पता है, लेकिन फिर भी एक बार जो है यहाँ पे लिख लेंगे, P0 क्या होगा या P0 क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब होगा, विलायक का वाष्प दाब। PS क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल n क्या होगा, विलेय के मोल, और मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब विलेय का भार है तो विलेय के भार को हम स्मॉल w से लिख सकते हैं और विलेय के अणुभार को स्मॉल m से लिख सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ से n बराबर हम w अपान m भी लिख सकते हैं। ये चीज याद रखना, बहुत पहले बताई जा चुकी है। मोल बराबर भार बटे अणुभार, अगर स्मॉल n की बात हो रही तो स्मॉल w बटे स्मॉल m। वैसे कैपिटल n क्या होगा, विलायक के मोल, विलायक क्या होगा, बड़ा सिंबल, तो इसलिए कैपिटल N बराबर कैपिटल W है क्या, ये भी भार ही है। ये किसका भार है, विलायक का। ये अणुभार है, किसका अणुभार है, विलायक का अणुभार है। ठीक, ये बातें नोट करो। अब यही चीजें अगर उठा के यहाँ पे रख दिया जाए, या ऐसे समझो, ये राउल्ट का नियम है, अभी लिखाएंगे इसकी सीमाएं, तो ये केवल और केवल जो है किस विलयन पे लगता है, तन विलयन पर। तन विलयन का मतलब ये कि जो हमने विलयन बनाया है उसमें जो विलायक है उसकी तुलना में इसमें जो विलेय घोला गया होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा तो कहने का मतलब इन दोनों के जो मोल का योग होगा, मतलब ऐसे समझो, जब ये बहुत कम तो इसके मोल भी बहुत कम होंगे, यानी स्मॉल n जो है बहुत ही कम होगा किसकी तुलना में, कैपिटल N की तुलना में। तो कहने का मतलब हमारा ये कि n प्लस n जो है ये वाला, इसको लगभग बराबर हम मान सकते हैं किसके, कैपिटल N की। ठीक, स्मॉल n को लगभग जो है किसके बराबर, n प्लस n को किसके बराबर मान सकते हैं, कैपिटल N के बराबर जो। ठीक, तो इसी फार्मूले को जब तन विलयन के लिए कहा जाए तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू N अपान कैपिटल N। ठीक, बात आई समझ में। फिर n बराबर पहले ही बता चुके क्या, ये कैपिटल N बराबर ये, तो यहां से इसको और जो है अगर तोड़ा जाए तो ये फार्मूला बन सकता है P0 माइनस PS अपान, देखो यहाँ दिख रहा, दिख रहा P0 माइनस PS अपान P0
इज इक्वल टू हो जाएगा n की जगह क्या रखना है हमको, स्मॉल w बटे स्मॉल m, अपान क्या रखना है, स्मॉल w बटे स्मॉल m अपान रखना है। इसकी जगह क्या रखना है, कैपिटल W बटे कैपिटल M, तो कैपिटल W बटे कैपिटल M। इस चीज को अगर जो है थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाला बीच वाले बीच के साथ, ऊपर नीचे वाले ऊपर के साथ, यानी ये चीज अब बन गई होगी, यहाँ से मिटा के लिख दें, बराबर बन जाएगा W इंटू कैपिटल M अपान यहाँ पे स्मॉल m इंटू कैपिटल W, W के साथ m के साथ W, बस छोटा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हटा दो यहाँ से, डायरेक्ट इसको याद कर लो, ये बन गया हमारा W इंटू m अपान m इंटू W, ये फार्मूला बन गया। ठीक, अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, राउल्ट के नियम से यहां से जो है यहाँ पहुंच गए। इस फार्मूले को भी याद रखना है, इस फार्मूले को भी याद रखना है। अब यहां से बनेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, कभी कभी ये फार्मूला तो कभी कभी ये फार्मूला। अब ये फार्मूला कब लगाना है, जब तुमसे P0 या PS की बात करेंगे, ये पूछेंगे या ये पूछेंगे। क्वेश्चन के अंदर जब तुमसे विलायक का वाष्पदाब पूछे तब, या विलयन का वाष्पदाब पूछे तब ये फार्मूला लगाना है। और जब कभी तुमसे ये पूछे विलेय का अणुभार, ठीक, तब ये फार्मूला लगा देना है। आंसर यहां से भी आ जाएगा, लेकिन इस तरह से जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको नोट करो जल्दी से। देखो अब अगली हेडिंग बनाओ, राउल्ट के नियम की सीमाएं। जो भी हम राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे, तो उस नियम की कुछ सीमाएं भी रही होंगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने विलेन बनाया और इस विलेन के अंदर विलेय जितना चाहे उतना बोल दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक लिमिटेशन लगाई गई कि ये केवल जो है उन्हीं विलेनों पर लगेगा जो कह रहे हैं कि विलेन में बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो। कहने का मतलब इनका ये कि विलेन में जो विलेय घोला जाए वो बहुत कम मात्रा में हो। अभी पीछे भी यही बात बताई थी। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं। और इसके अलावा ये जो पदार्थ इसमें घोला जाए, जो इसके अंदर ये पदार्थ घोला जा रहा हो, वो पदार्थ अपने आप में होना चाहिए विद्युत अन अपघट। इसका मतलब ये, जैसे इसका मतलब समझ लो स्टार्च है, ग्लूकोज है, ठीक है, सुक्रोज है, यूरिया है, इस तरह से मतलब इसका ये कहने का विद्युत अनपघट पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो विलयन में जाके आयनित ना होते हो। ठीक है, विलयन में जाके